अपने रिस्क पे, अपने चीजों पे, अपने बलबूते पे वो डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म सभी को लेके आए। तो एक ऐसे बोलते हैं ना, पूरी डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी का जो फेस है आज हमारे सामने आने के लिए है, और उनकी क्या प्लानिंग है, क्या वहां पे चीजें थी, किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, उन सभी चीजों को हम आज समझेंगे। तो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, और मैं आपके और कमल सर के बीच में बाधा नहीं बनते हुए मैं आप सभी की एक्साइटमेंट के बीच में पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एकेडमी के जो फेस हैं, जो सुलिनी यूनिवर्सिटी में एक बड़े प्लेटफॉर्म को लेके आए, जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम किए, अलग अलग जाके लोगों को अवेयर किया, पूरे ऑल इंडिया में ट्रैवल करके लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ तो सब जा सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है तो एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, एजुकेशनल बनाना ही पड़ेगा, हमें प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा। और इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा अपने कंधे पे जिम्मेवारी ली, और पूरी की पूरी इंडिया के फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग के पीएचडी एकेडमी के फेस, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एक प्लेटफॉर्म दिया हम सभी को। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए हम सभी के बीच में वो आइकॉन जो पूरी एकेडमी में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं, और बदलाव भी नहीं, मैं बोलना चाहूंगी कि बड़ी क्रांति, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो उन सभी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो सबसे बड़ा फेस है, मैं आप सभी की तालियों के बीच में बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सर को। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में, आप सभी के जोश के बीच में, वेलकम ऑन दी स्क्रीन डॉक्टर कमलकांत सर, प्लीज वेलकम ऑन दी स्क्रीन। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मधु जी, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और मैं देख रहा हूँ कि समय से पहले ही हॉल फुल हो गया, एंड वेलकम सर। विच इज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपसे बात कर सकूं। मधु जी ने बहुत सारी बातें बोल दी मेरे बारे में, और जब भी ये बातें की जाती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को मैं सोचता हूँ कि यार ये कैसे हो गया, कैसे कर दिया। एक आम आदमी थे, अभी भी आम आदमी है, और लेकिन ये जरूर इस चीज का फक्र महसूस करता हूँ। इस चीज के लिए हमेशा मैं भगवान का धन्यवादी रहता हूँ, ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ कि एक बड़ा काम करने के लिए भगवान ने मुझे चुना, डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन में लेके आने के लिए। और कहीं ना कहीं से सद्बुद्धि भगवान ने दी, और एक बड़ा काम, पहले तो इतना नहीं समझ में आता था कि ये इतना बड़ा काम होगा, या ऐसा भी समझ में नहीं आता था कि ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर एक अच्छी नीयत के साथ चले रहे। और ये बोला जाता है, मैं बड़ा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि नीयत में बरकत होती है, क्योंकि अच्छी नीयत से चलते रहे तो दरवाजे अपने आप एक के बाद एक खुलते रहे। बहुत सारी अड़चने आई, थोड़ी बहुत मैं बात आपके साथ करूंगा, क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से वो फेस किए, एक्चुअली फेस भी नहीं किए, अपने आप ही रिजॉल्व होते गए। और कहीं ना कहीं ये समझ में आता रहा कि जो भी चैलेंज आता था वो एक नया रास्ता खोल के जाता था, एक नई दिशा दिखा के जाता था। तो सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद मधु, सुधी मैम का भी। एंड मधु हैज बीन अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ द इंडस्ट्री, बहुत जबरदस्त तरीके से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं मधु से आई थिंक वी मेट 5 years ago, 5 साल पहले शायद हम मिले थे, और चैट विद सुरेंद्र वत्स के थ्रू ही मिले थे एक्चुअली। एंड तब से मैंने इनके बारे में भी समझा, एंड आई हैव सीन हर ग्रो। मैंने इनको इंडस्ट्री में ग्रो होते हुए देखा है, सोशल मीडिया पे ग्रो होते देखा है, बिजनेस में ग्रो होते देखा है, एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल आई हैव सीन अ ग्रो। एंड इट इज सो गुड टू सी यू मधु ग्रोइंग लाइक दिस। और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एक स्वर्णिम फ्यूचर के लिए। और जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। सो द प्रमोशन हैज बीन गुड। मुझे समझ में आता है कि प्रमोशन भी वही कर सकता है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मधु आपने ये ट्रस्ट बनाया है लोगों में कि वो आपकी प्रमोशन को स्वीकार करते हैं और आपकी बातों पे विश्वास करके इवेंट के अंदर आते हैं, तो इसके लिए भी आप हार्दिक बधाई का पात्र हो। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब लिंक आप काइंडली भेज दीजिए लोगों को, है ना। तो हार्दिक अभिनंदन आप सभी लोगों का। और बिना समय जाया किए मैं प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम कुछ लोग कुछ बातें करेंगे आपस में।
आई होप द प्रेजेंटेशन इज विजिबल। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंटेशन विजिबल है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ऑल्सो आई वुड लाइक टू, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज भी कीजिएगा, आई एम नॉट वेल, थोड़ा सा अनवेल हूँ, बट मतलब साथ देना मेरा। कोशिश करूंगा कि जैसे भी जितना भी वो कर सकें। और आई रियली लाइक योर लोगो मधु, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका लोगो, ये बहुत ही वेरी वेल क्राफ्टेड। राइट, मैं ढूंढ रहा था। ओके, सो आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या एजुकेशन का क्या रोल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? जैसा मधु ने भी बताया, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एजुकेशन का शायद रोल है नहीं, है ना? या जैसा हम बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि आपको कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कहीं से भी आप व्यक्ति आ सकते हैं और आप इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बहुत इज्जत शोहरत सब कुछ, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि हेल्थ वेल्थ सिक्योरिटी एवरीथिंग इज देयर, है ना, सब कुछ मिलता है आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है और आपको कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो कई बार हमें ये लगता है कि इसका मतलब ये है कि इसके लिए बिना बैकग्राउंड का होना ही जरूरी है, राइट, जो कि सच नहीं है। ये सच है कि किसी भी बैकग्राउंड का आदमी, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं हो, अगर उसके पास एजुकेशन हो या नहीं हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकता है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, अच्छा पैसा है थोड़ा सा पहले से, अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, समझ है, अच्छा एक फैमिली बैकग्राउंड है जो सपोर्टिव है, जो उसे मदद करता है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है उसकी, और उसके सफलता के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपने ग्रुप में भी देखिएगा कि जितने भी लोग ऐसे व्यक्ति जो आपके बिजनेस में आते हैं, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है, पहले से सफल है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में आके फटाफट से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल होता है कि उन्हें टाइम की समझ होती है, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समझ होती है कहीं ना कहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे ही मैंने एंटर किया, आई एंटर्ड एट लाइक 7:58, 7:58 पे जैसे ही मैं अंदर आया, तो मैंने देखा 500 लोग भर चुके थे पूरे, है ना, 499 थे। अगर मैं 7:59 पे आता तो शायद मैं अंदर ना आ पाता। तो 7:58 पे, चलो समय पे आने की आदत है पुरानी, 7:58 पे आया तो अंदर आ सका। और अच्छा लगा क्योंकि आप वो लोग हैं जो समय की कीमत जानते हैं, है ना, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर एट टाइम। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि यार, जो व्यक्ति समय पे आए, तो कई बार क्या होता है कि लोग नहीं आ रहे हैं, डिले हो रहा है, चाहे मीटिंग है चाहे कुछ है, तो लोग बोलते हैं कि जब चलो भर जाएगा थोड़ा सा तब स्टार्ट करते हैं। तो इस बात को मैं हमेशा नकारता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो लोग समय पे आए हैं, उनका समय ज्यादा कीमती है, बजाय उनके जो समय पे नहीं आए हैं। राइट, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं एक बार दोबारा। और हम स्टार्ट करते हैं जनरली। तो आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा, थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा, क्या सोच के साथ हम वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ये भी बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। थोड़ा सेडसा के बारे में बात करूंगा, जो अपने तरीके का पहला रिसर्च सेंटर है पूरे के पूरे एशिया में। हमसे पहले एक रिसर्च सेंटर है सिर्फ यूएसए के अंदर है, जिनसे हम थोड़ा सा मार्गदर्शन लेते रहते हैं, और अ, वो हमें गाइड करते हैं प्रॉपर कि किस तरीके से एजुकेशन सेंटर चलाया जाए। तीसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि एकेडमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जबकि ये माना जाता है कि एकेडमिक्स नहीं चाहिए या एजुकेशन नहीं चाहिए, तो क्या जरूरत पड़ी। अ, कई बार हमें ये भी लगता है कि कहीं यार, जो एक सीधी सादी इंडस्ट्री है जिसमें कुछ भी जरूरत नहीं है किसी भी बैकग्राउंड की, कहीं हम कोई रोड़ा तो नहीं अटका रहे हैं इसके अंदर, है ना, कहीं एंट्री बैरियर तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि आगे क्या है इसके अंदर, वे फॉरवर्ड क्या है। राइट, ओके। पीएचडी की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मधु ने आपको बताया कुछ कुछ चीजें मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। तो क्यों शुरू की पीएचडी? पहली बात,
2002 में मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया और बिजनेस किया, अच्छे लेवल पे बिजनेस किया। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही ओवरली सक्सेसफुल हो गए, लेकिन ठीक ठाक, मतलब 50-60 हजार रुपये महीना कमा रहा था 2011-12 के आसपास। कभी भी फुल टाइम नहीं किया, साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहे। और लेकिन हमेशा एक मन में ये रहता था कि यार फ्यूचर हमारा इसी के अंदर है, करेंगे यही। और एक दिन आएगा जिस दिन हम मतलब बहुत बड़ा कुछ कर देंगे। विजन बोर्ड हम लगाते थे, आप भी लगाते होंगे कई सारे लोग, और उसमें हम लिखते थे यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, मदर को डायमंड का सेट देंगे, और बच्चों को ये फलाना स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसी ऐसी, मतलब जो हमारा एक बड़ा ड्रीम होता है। और 50 लाख का चेक लेंगे महीने का, कुछ कुछ ऐसी बातें लिखी थी विजन बोर्ड के अंदर। और उसमें जब वो पूरी नहीं होती थी तो डेट चेंज कर देते थे उसकी। 2012 लिखा है तो उसका 2015 कर देते थे, है ना। वही किया हमने। और ऐसा लगता था कि यार एक दिन आएगा जिस दिन हम कर देंगे इसको। 2011 के अंदर इंडस्ट्री में एक तरीके से बड़ा भूचाल आया, और बड़े सारे आरसीएम, आप सभी लोग आरसीएम से बिलोंग करते होंगे मोस्टली, है ना, जहां तक मेरा ख्याल है। और भी कंपनी से हो सकते हैं, आई डू नॉट नो। कुछ लोग आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो सकते हैं मधु जी के, और अलग अलग कंपनी से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड टाइम। बहुत बुरे समय से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गुजर रही थी। आरसीएम के ऊपर भी बड़े काले बादल मंडराए, एमवे के ऊपर बड़े काले बादल मंडराए, लीडर्स अरेस्ट हो गए, कंपनी ओनर्स अरेस्ट हो गए। और जहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग होता था, ऐसा लगता था कि कोई यार, मतलब जैसे होता है ना, छुप छुप की मीटिंग करते थे लोग, जैसे कोई चोरी चकारी कोई व्यक्ति कर रहा हो। एंड द वर्ड ट्रीटेड डायरेक्ट सेलर्स लाइक कि ये कौन है, मतलब डायरेक्ट सेलर्स को लोग सोचते थे कि यार ये अ, एक तरीके से ठगी का काम है ना। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 10-12 साल था। अच्छा, मैंने आपको बताया ठीक ठीक सा पैसा कमाता था, 50-60 हजार रुपए महीने का। और अपनी इनकम साइड में थी, जो भी हम डेली काम करते थे या रूटीन काम करते थे, ऑक्यूपेशन, वो अलग करते थे। तो 2012 में मैं शूलिनी के अंदर भी आया, शूलिनी यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने वहां स्टार्ट किया, ज्वाइन किया। और मुझे समझ में आया कि पीएचडी, लोगों ने बोला कि भैया डायरेक्ट सेलिंग में रहना है, एजुकेशन में रहना है, तो पीएचडी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो पीएचडी कर लेंगे। और फिर उन्होंने बोला टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको अ, अच्छा पता, और जिसमें आपका पैशन हो जिसके अंदर, और जिसमें आपके पास कुछ ऐसा सवाल हो जिसका आपको जवाब ना मिल रहा हो या दुनिया को जवाब ना मिल रहा हो। तो मुझे वो सवाल बड़ा क्लियरली पता था कि मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ उसके अंदर। क्या ढूंढना चाहता था? मैं यही ढूंढना चाहता था कि यार डायरेक्ट सेलिंग क्या सच में एक सही बिजनेस है या नहीं। और ये एक बड़ा सवाल था मेरे जहन में। मुझे लगता था कि मैंने 10 साल इंडस्ट्री को दिया, 12 साल मैंने इंडस्ट्री को दिया, एंड मैं श्योर नहीं था, मतलब आई वॉज नॉट श्योर। मुझे पता नहीं लग रहा था कि यार मैं सही जगह पे हूं या नहीं हूं। और मुझे लगता था कि अगर तो ये सही चीज है तो मैं सारी दुनिया में इसकी रोशनी फैलाऊंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा कि ये सही है और क्यों सही है। और अगर ये सही नहीं है तो फिर मैं किसी को भी इसको करने नहीं दूंगा। जिस तरीके से मेरे 10 साल लगे हैं इसके अंदर, मैं किसी और के नहीं लगने दूंगा। ये एक कारण लेके चले। और मतलब पूरे पूरी नीयत के साथ, पूरे अच्छे अपने सिंसेरिटी के साथ मैं सोचता था कि जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो मैं दुनिया के साथ शेयर करूंगा कि ये किस तरीके की इंडस्ट्री है। अब प्रोसेस क्या था पीएचडी के अंदर? मैंने पीएचडी का मेरा टॉपिक था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीजें चाहिए सफल होने के लिए, जो क्रिटिकल है, मतलब जिसके बगैर सफल नहीं हुआ जा सकता। राइट। बहुत सारी चीजें मुझे ये भी पता करनी थी कि जो अपलायंस बताती हैं, जो कंपनीज बताती हैं, क्या वो सब सही है, या उसमें से कुछ चीजें सही है और कुछ चीजें सही नहीं है। तो मुझे बड़ी सारी चीजें क्लियर करनी थी, और मैंने फिर डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी करने की सोची। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कैसे फाइंड करने थे? एजुकेशन सिस्टम है, आपने नाम सुने होंगे, जो खैर पुराने लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उन्होंने तो 100% सुने होंगे। नेटवर्क 21, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, मिलेनियर वर्ल्ड वाइड, इंटरनेट, डेक्स्टर यागर का, विनिंग टीम एसपी बारिल के, यूनिक एजुकेशन सिस्टम आरसीएम का, विनिंग टीम, हाई फ्लायर्स अनिल नारंग के। तो ये कुछ एजुकेशन सिस्टम थे, ऐसे जो टॉप एजुकेशन सिस्टम थे दुनिया के। ऐसे 14 एजुकेशन सिस्टम हमने निकाले, और उसमें से हमने ये फैक्टर्स निकाले कि
वो क्या बोलते हैं करने के लिए। कोई कोर स्टेप्स बोलता है, कोई उसको सक्सेस हैबिट्स बोलता है। तो हमने देखा कि ये क्या प्रोपोगेट करते हैं, ये सारे एजुकेशन सिस्टम क्या बोलते हैं कि क्या काम करोगे तो सफल हो जाओगे। और इस तरीके से हमारे पास तकरीबन 27-28 फैक्टर आए। उन 27-28 फैक्टरों को हमने रिसर्च किया, 1 साल तक पूरा रिसर्च किया, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसको बोलते हैं। और 5 साल मेरी रिसर्च टोटल चली। और लास्ट में हमें ये समझ में आया कि क्या चीजें चाहिए जो सफल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। क्रिटिकल का मतलब होता है जहां लाइफ और डेथ का मामला हो, है ना, मतलब उसके बगैर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सांस लेना क्रिटिकल है, सांस लिए बगैर आप 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। खाना खाना क्रिटिकल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आप 15-20 दिन निकाल सकते हो खाने के बगैर। क्रिटिकल फैक्टर्स निकाले, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी, 1 साल तक हमने जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको स्टडी किया और देखा कि ये कितना काम करते हैं, क्या काम करते हैं। जैसे कि कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, कितनी सेल करते हैं महीने की, कितने लोगों को मीटिंग्स में लेके जाते हैं, किताब कितनी पढ़ते हैं, है ना, कैसेट्स ऑडियो प्रोग्राम्स कितने सुनते हैं। ये सारी चीजें हमने मेजर की 1 साल तक। और फिर हमने उसका रिलेशनशिप निकाला कि क्या सफलता के साथ इसका कोई नाता है या नहीं है ना, और कितना नाता है। तो ये सारा जब स्टडी निकली तो एक बड़े खूबसूरत एक्सपीरियंस भी रहा और बहुत अच्छा लगा जब निकाला। मैं आपको नटशेल में ये बता देता हूँ कि समझ में ये आया कि ये इंडस्ट्री एक बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री है। और कहीं ना कहीं जब तक तो पहले मैं एमवे में काम करता था, 10 साल 12 साल मैंने एमवे में काम किया, तो हम एमवे के अलावा ना कुछ सुनते थे, ना देखते थे, ना सूंघते थे, कुछ नहीं, है ना। एमवे बहुत जबरदस्त और बाकी सब बेकार, ये हमारा फिलॉसफी रहती थी, जो कि हर एक व्यक्ति की रहती है। मतलब कोई भी किसी भी कंपनी में काम करता है, ये हमारा दुर्भाग्य है इंडस्ट्री का कि हमें लगता है कि यार हमारी कंपनी के बगैर बाकी सारी कंपनियां बेकार है, जो कि सही नहीं है। राइट। कोई भी कंपनी सही है बेकार, जो तो पॉन्जी स्कीम्स है वो बेकार है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी, मैं बता सकता हूँ, कम से कम 20 कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, जेन्युइन कंपनीज है। हाँ, उसमें प्लस माइनस थोड़ा सा रहता है। सेक्रीफाइस क्या रहा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा। जब समझ में आ गई थी चीजें, उस समय मैं बिल्कुल तैयार था अगर मैं काम करता प्रॉपरली। हमने प्रोग्रेशन पाथ बनाए, किस तरीके से क्या काम करके, कहाँ काम करके, कितना काम करके आप सफल हो सकते हो, और जो कि मैं बहुत सारी कंपनीज को बना के देता हूँ आज के समय में। और मेरे लिए सफल होना आसान था। मतलब अगर मैं काम करके भी सफल ना होता तो मेरे पास बहुत सारे कंपनियों के ऑफर्स ऐसे आए कि आपको हम इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, आपने सिर्फ हमारी कंपनी का फेस बनना है। हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये हमारी कंपनी के साथ है और हम आपको पर महीने इतना पैसा दे देंगे, या कुछ भी ऐसी बातें उन्होंने बोली। तो वो एक सेक्रीफाइस करना जरूरी था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर भगवान ने सौंपी है। और मुझे ये समझ में आया था कि इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों की लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो मुझे मुझे वो सेक्रीफाइस करने पड़े। और कई बार तो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं सोचता था कि यार क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। 2018-19 तक किसी को कुछ पता नहीं था कि कमलकांत वशिष्ठ कौन है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या ढूंढ के निकाला है, उसने क्या रिसर्च की है। नो वन न्यू इट, किसी को पता नहीं था। लेकिन फिर वही बात आती है, नियत में बरकत होती है। तो हम लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और उन 2020 के बाद, 2020 से पहले तो ऐसा लगता था जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कई बार लगता था कि यार चुपचाप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अच्छा बिजनेस बिल्ड करते हैं, छोड़ो घर को थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए हर चीज का। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, किसको नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ऐसा नहीं था कि यार, ये चाहिए था कि भाई घर की जरूरतें अच्छी पूरी हो जाए। 2020 में एकदम से चीजें चेंज हुई और आईडीएसए के मंच पे एक वेबिनार सीरीज मुझे मिली करने के लिए। एंड वो मैंने की। वहां पर चेतन भारद्वाज उस समय आईडीएसए के जनरल मैनेजर थे, और हमने बहुत अच्छी एक सक्सेसफुल वेबिनार सीरीज की। उसी वेबिनार सीरीज में एक आनंद कुमार नामक व्यक्ति ने वो सीरीज देखी, जो कि मधु के साथ ही होते हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स के वो ब्रांड एम्बेसडर थे उस समय। तो अभी भी होंगे मुझे पता नहीं है, पर आनंद एक अच्छे लीडर है, उभरते हुए लीडर है आरसीएम के। और उन्होंने वहां पर मुझे देखा और उन्होंने वत्स सर को रिकमेंड किया कि आप इनको अपने चैनल पे बुलाइए।
तो मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स को फॉलो करता था, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक ऐसा चैनल था जो फर्स्ट टाइम लोगों को इंटीग्रेट किया, जिस चैनल ने, जहां पर अलग अलग कंपनीज के लोग आए। अदरवाइज अलग अलग कंपनीज के लोग तो छोड़ दो, आप एक कंपनी के जो क्रॉस लाइन भी होते हैं वो भी इकट्ठे नहीं बैठते कभी। हमें तो यही सिखाया जाता था कि क्रॉस लाइन से हाथ भी नहीं मिलाना है आपने। इनसिक्योरिटीज होती थी कुछ कुछ, है ना। वो मैं सिस्टम के अंदर नहीं जाऊंगा, हमारा अलग सिस्टम चलता है। हमने आज के समय का सिस्टम बनाया, जो पुराने समय सिस्टम चल रहा है उसको नहीं छेड़ते हैं, है ना। कभी और बात करेंगे उसकी। लेकिन वत्स सर के साथ हम चैनल देखते थे। मैं बहुत एडमायर करता था चैट विद सुरेंद्र वत्स को। और वत्स सर का कॉल आया, ये पहले तो आनंद का ही कॉल आया कि सर हम चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपको इनवाइट करना चाहते हैं एज अ गेस्ट। तो पहले तो मुझे बिल्कुल विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है कुछ। एंड फिर एक बार वत्स सर ने मुझे कॉल किया। वो टेस्ट ले रहे थे, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे कि ये आने लायक है भी कि नहीं है चैट विद सुरेंद्र वत्स के ऊपर। और मैंने उनसे जब बात की तो हमारी बात, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी बात 2.5 घंटा चली, मेरी और वत्स सर की। और हमने पता नहीं किन किन बातों चीजों पे चर्चा की। इतना थॉट अलाइनमेंट था। और ऐसा लगा कि यार जो हम सोचते हैं वो सिर्फ हम नहीं सोचते, हमारे जैसे और भी लोग हैं जो सोच रहे हैं इस दिशा में, जो इंडस्ट्री को ऊपर बढ़ाने के लिए सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। हमें ये समझ में आया, बहुत थॉट अलाइनमेंट हुआ और बहुत सारी हमने चर्चा की। 2.5 घंटे तक बात चली। उन्होंने बोला सर इंटरव्यू तो होगा ही होगा, मुझे लगता है 2 इंटरव्यू करने पड़ेंगे आपके। तो मैंने कहा चलो देख लेंगे जैसा भी है। हम इंटरव्यू करने बैठे, सुबह 11 बजे मैं बैठा, यूनिवर्सिटी में बैठा था। और हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करने लगे। एक इंटरव्यू हुआ, 2 इंटरव्यू हुए, 3 इंटरव्यू हुए, 4 इंटरव्यू पूरे हुए। तो वो 4 इंटरव्यू की पहली सीरीज निकली, है ना। 4-5 घंटे हम बात करते रहे वहां पर भी, अलग अलग विषय पे। उसके बाद करते करते चैट विद सुरेंद्र वत्स पे वैसे तो आना ही पहले तो सपना था। और मुझे बड़ा, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार बड़ा फक्र सा महसूस होता है। सुरेंद्र यूनिवर्सिटी तो बड़े भाई की तरह है मेरे। तो 9 बार मेरे 9 इंटरव्यूज आ चुके हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स पे अभी तक, है ना। तो सोचते हैं कि यार कभी कहाँ से 82nd इंटरव्यू था जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, वहां से चलते रहे। और सारी जगह में जहां भी हम देखते हैं, जो भी कोई जितने भी कहीं अवार्ड शोज होते हैं, कुछ होते हैं, हर जगह अवार्ड देते रहते हैं। अब तो मैं अवार्ड लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि उससे मेरा जो एक पर्पज है लाइफ का उसमें कैसे सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो डेडिकेशन तो अब सिर्फ एक ही है, एक ही पर्पज है लाइफ का कि डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन के थ्रू बढ़ाना है ना। और डायरेक्ट सेलिंग में जो सफलता का प्रतिशत है उसको इंक्रीज करना है। और डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे लोगों के बीच में लेके जाना है जो लोग ऑलरेडी सफल है अपनी जिंदगी में, और जो डायरेक्ट सेलिंग को एक वायबल करियर ऑप्शन नहीं मानते हैं, उन लोगों के बीच में डायरेक्ट सेलिंग को लेके जाना है ना। तो ये सारी चीजें रही, ये पीएचडी का एक मैंने आपको नटशेल में बताया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि क्या सोच थी, थॉट जर्नी कैसी थी। मैंने बताया 2012 में मैंने पहली ईमेल लिखी थी आईडीएसए को, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को, कि जो डायरेक्ट सेलिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ साथ एजुकेशन में भी आना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। अदरवाइज बात बनेगी नहीं। और बड़ी सारी कहानियां चलती रही। 2015 2021 में हमने एक पहला कोर्स स्टार्ट किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। 2022 में हमने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव की पहली, जिसमें हमने रिसर्चर्स को बुलाया, हमने कंपनियों के मालिकों को बुलाया, हमने बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया, हमने आईडीएसए एफडीएसए सबको बुलाया, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स। दीपक बजाज जी आ चुके हैं, हर्षवर्धन जैन आ चुके हैं, सिद्धार्थ सिंह आ चुके हैं, सुरेखा भार्गव आ चुके हैं, सुरेंद्र वत्स जी आ चुके हैं। मतलब जिनका भी आप नाम लो, जो भी इंडस्ट्री में कुछ बड़े मुकाम पे है, हर एक व्यक्ति उस कॉन्क्लेव में आ चुका है। अभी अगली कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं, 10-11 जुलाई को है। भाग्य भाग्यवश, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 125 सीटें हमारे पास पूरी होती हैं, और वो सारी की सारी भर चुकी हैं जो वहां पर आ सकते थे लाइव देखने के लिए। तो वहां पर भी मतलब मैंने 40 लोगों को इनवाइट किया था। और मुझे लगता था कि यार 40 में से 25 के लोग आ जाएंगे, 25 तक, क्योंकि हमारा पैनल 25 लोगों में पूरे होते थे। 4 हम पैनल डिस्कशंस करते हैं, 6-6 लोग हम पैनल में डालते हैं। मुझे लगता था 25 एक लोग 40 में से आ जाएंगे, लेकिन 40 में से 39 लोग आ गए, है ना। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं आ पाया, और उनके साथ भी बहुत ही थोड़ा चैलेंज था। तो अब हमें ये चैलेंज आ गया है कि यार लोगों को बिठाएंगे कैसे वहां पर, और पैनल कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस बार के जो पैनल डिस्कशन है उसमें मधु जी को भी हमने आमंत्रित किया। हम एक विमेन के ऊपर एक पैनल डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि मधु सूदी भी एक
पैनलिस्ट के रूप में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज मैं मानता हूँ कि एक साधारण बैकग्राउंड से निकल के एक इतना बड़ा अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना, अच्छा बिजनेस बिल्ड करना, इसके लिए और एजुकेशन भी साथ साथ करते रहना, पीएचडी कर रहे हैं, ये बड़ी एक अचीवमेंट है। तो इनको भी हम वहां पर एज अ बेंचमार्क प्रस्तुत करेंगे। 2022 में कॉन्क्लेव की थी, अभी हम चौथा चैप्टर करने वाले हैं। 2021 में हमने बीबीए और एमबीए स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जब हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 साल का डिप्लोमा होता था, शूलिनी में आके, हिमाचल में आके वो करना पड़ता था। तो पहली सीटें हमने सारी भर दी उसकी, और दूसरी में हमारे पास कम लोग आए। तो मुझे लगा कि यार, मैं तो एजुकेट करने का सपना देख रहा हूँ और लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर, है ना। सो आई थॉट कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। और मुझे समझ में आया कि दो चैलेंज थे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ। एक तो लोग जब हिमाचल आते थे अपना बिजनेस छोड़ के, उनका बिजनेस सफर करता था पीछे, और वो अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि 1 साल के रिलोकेट करना होता था। तो लोग विलिंग नहीं थे, लोग चाह नहीं रहे थे, लोगों का मन नहीं था कि वो अपना बिजनेस अपनी जगह पे छोड़ के हिमाचल 1 साल आ सके, है ना। वो कर नहीं पा रहे थे उसको। और दूसरी बात ये थी कि अगर आदमी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग की कोई वैल्यू नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई व्यक्ति को कोई नहीं जानता, फिर वो क्या समझाते फिरेंगे किसको कि ये क्या डिग्री का मतलब है, राइट। डिप्लोमा था। तो जब हमने बीबी और एमबीए आया ऑनलाइन, तो फिर हमें समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग की इसमें स्पेशलाइजेशन डालते हैं, दोनों पर्पज सॉल्व हो गए। पहली बात, व्यक्ति को आना नहीं पड़ता क्योंकि ऑनलाइन है, घर पे ही बैठ के वो एमबीए और बीबीए कर लेगा। और दूसरी बात, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी करेगा तो बीबीए और एमबीए ऐसी डिग्रीज है जिससे उसको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल डिग्रीज है, राइट। तो 2021 में हमने ये 2023 में हमने ये स्टार्ट की, बीबीए और एमबीए ऑनलाइन। और आज हमारे पास इसमें तकरीबन 500 लोग डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं शूलनी के अंदर। शूलनी विश्वविद्यालय, शूलनी यूनिवर्सिटी पूरे पूरे एशिया में पहला एक विश्वविद्यालय है जहां पर की डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई होती है। हमसे पहले फ्रांस में एक पढ़ाई होती थी, अब होती है कि नहीं होती मुझे पता नहीं है। अदरवाइज हम पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग पे पढ़ाई करवाने वाले अकेली यूनिवर्सिटी है, राइट। सेट्सा क्या होता है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बनाया है जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रिसर्च करता है। अब रिसर्च क्या होती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरली मैं बताता हूँ लोगों को, रिसर्च का मतलब होता है सच्चाई का पता लगाना। क्योंकि जब भी कभी कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में कंफ्यूजन हो, जैसे हम बात करते हैं कि यार पहले लोग बोलते थे धरती चांद के आसपास घूमती है, या चांद धरती के इधर उधर घूमता है, या सूरज घूम रहा है, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं था, सबके अपने अपने फॉर्मूले थे, सबके अपने अपनी कंफ्यूजन थी। लेकिन फिर रिसर्च हुई और रिसर्च ने बताया सूर्य केंद्र में है, ग्रह इसके आसपास चक्कर लगाते हैं, धरती भी इसके आसपास चक्कर लगाती है, हर ग्रह के अपने अपने चांद है, वो चंद्रमा उन ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं। रिसर्च ने जब बात की तो सारे चुप हो जाते हैं, बोलते हैं व्हेन रिसर्च स्पीक्स इट स्पीक्स ट्रूथ। और जब सच्चाई सच जब बाहर निकल के आता है ना तो सब चुप। फिर कोई फिर उसके बाद किसी ने बहस नहीं की कि क्या किसके आसपास चक्कर लगाता है, सबको समझ में आ गया कि जब रिसर्च ने प्रूव कर दिया तो खत्म होगी बात। तो वैसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग के आसपास रिसर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई जानना चाहते हैं, और बहुत सारी चीजों में हमने सच्चाई उसमें सामने आई और हमने उसको ढूंढा। हमारा विजन क्या चलता है इसके अंदर? विजन हम ये लेके चलें कि 2030 तक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें कि व्यक्ति अपने पूरे गर्व के साथ बोल सके कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं। एक ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें कि बच्चा जैसे बोलता है मैं बीटेक करूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा, वैसे बच्चा बोले कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। या जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को बीटेक कराऊंगा या एमबीबीएस कराऊंगा, वैसे पेरेंट्स बोले मैं अपने बच्चे को डायरेक्ट सेलिंग करवाऊंगा, है ना। जैसे जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था। मैंने 10th के अंदर अपने स्कूल में, जो कि सोलन, हिमाचल प्रदेश सोलन का बेस्ट स्कूल था उस समय का, सेंट ल्यूक्स उसका नाम था, वहां टॉप किया था। जब टॉप किया तो सारा जो रिश्तेदार होता है ना, एक मतलब बड़ी मीडियम क्लास फैमिली का, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर कुछ अचीव कर ले, तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं ये हमारे कुल का दीपक, ये हमारे कुल का चिराग, ये हमारा नाम रोशन करेगा। सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ करेगा, और सारे रिश्तेदार पीछे पड़ जाते हैं उस बच्चे के। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ, और मुझे सबको लगता था कि ये करेगा कुछ, जो करेगा हमारी फैमिली में इससे ऊपर कोई नहीं। और जब मैंने फिर एमबीए स्टार्ट कर दिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया,
तो मेरे पिताजी, मेरे सारे रिश्तेदार, उनको ये लगता था इसने यार ये बिल्कुल गलत स्टेप ले लिया। कोई मेरे फादर से पूछता था जी आपका बेटा क्या करता है, तो वो बोलते थे कुछ नहीं करता है जी, बस ऐसे ही मतलब अपना टाइम पास कर रहा है ना। तो उनको बड़ी बेइज्जती सी लगती थी कि यार ये क्या काम करने लग गया। तो मैं ये चाहता हूं कि यार कोई भी फादर, किसी भी फादर को शर्मिंदगी महसूस ना हो कि उसका बेटा डायरेक्ट सेलिंग करता है। ये हम विजन लेके चलते हैं 2030 तक, इसको अचीव करना चाहते हैं और हो जाएगा अचीव, 100% हो जाएगा। मैं ये आज लेके चलता हूं क्योंकि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं आज के समय में, इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के आसपास। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र आ गया, है ना। सरकार के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के नुमाइंदे पहुंच चुके हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, आप जानते होंगे शायद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चांदनी चौक से। वो डायरेक्ट सेलिंग के एक बड़े एडवोकेट है, वो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी एक विमेन डे पे प्रोग्राम हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आई, स्मृति ईरानी जी आ चुके हैं, पीयूष गोयल जी आ चुके हैं। तो सरकार में लोग डायरेक्ट सेलिंग के प्रति थोड़े से अवेयर हो चुके हैं। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, रिसर्च शुरू हो चुकी है, अच्छे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये 100% हो जाएगा। मिशन स्टेटमेंट्स हमारी दो है, इनको आपने ध्यान से समझना है कि हम ये क्या लेके चल रहे हैं। पहला मिशन हमारा है कि रैशनल प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। रैशनल का मतलब क्या है? जो अपनी समझ बूझ से काम करे, थोड़ा बुद्धि रखे। अदरवाइज आपको डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि अपनी सुध बुध खो चुके हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, हमारे बिजनेस में एक व्यक्ति होता था, वो हर टाइम सुबह से शाम तक वो बस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में रहता था, जहां से सामान वगैरह खरीदते हैं वहां रहता था। उसके कोई भी मिलता था उसको बोलता 3, 6, 12, 15, 18, 21। वो 3, 6 वगैरह लेवल होते थे, परसेंटेज लेवल। 3, 6, 12, 15, 18, 21। पागल हो गया था मतलब, एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना सुध बुध खत्म, कुछ पता नहीं। बोलता इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं। भाई इतनी सी बात की बात नहीं है, पहले आप कर क्या रहे हो यहाँ पर सेंटर में आके? आप अपने मतलब राग अलापते रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे क्या? काम तो करना पड़ेगा। तो लोगों में रैशनल हमने लोगों को बनाना है, लोग अपनी बुद्धि से काम कर सके, है ना, अच्छी बुद्धि से काम कर सके। और प्रॉफिटेबिलिटी भी डायरेक्ट सेलिंग में, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो सच्चाइयां हैं वो सच्चाइयां हैं। कई बार लोग बोलते हैं जी आप नेगेटिव बोलते हो, मैं बोलता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, सच तो सच होता है ना। और जब हम सच बोलते हैं तो फिर हम एक सॉल्यूशन निकालने की तरफ को चलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो सक्सेस रेशियो है कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि आदमी ऐसी धारणाएं लेके आता है कि बिना काम किए वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो हम लोगों को बताते हैं यार अच्छे माइंडसेट के साथ बिजनेस में आओ, आपको ये काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, यहां पर काम करने का आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अच्छी खबर मैं आपको बताता हूँ, बुरी खबर तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सक्सेस रेशियो है वो कम है। अच्छी खबर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर एक अच्छा व्यक्ति बिजनेस में आता है, अच्छा व्यक्ति का मतलब क्या है? जो कर्मठ हो, काम करने के लिए तैयार हो, जो समय की कीमत जानता हो, जो पैसे की कीमत जानता हो। अगर एक ऐसा व्यक्ति बिजनेस में आता है तो 1 साल में वो 0 से 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकता है। और ये मैं कोई आपको ये अपने मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, रिसर्च में हम कभी मनगढ़ंत बातें नहीं करते, राइट। ये प्रिडिक्टेबल और साइंटिफिक बात है। और हम प्रोग्रेशन पाथ इस पे बनाते हैं, 0 से 1 लाख बंदा पहुंच सकता है 1 साल के अंदर, अगर वो सही तरीके से काम करे, जिस जिस जगह पे काम करना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए। वही दूसरा हमारा मिशन स्टेटमेंट है, टू क्रिएट अ साइंटिफिक प्रिडिक्टेबल प्रोग्रेशन पाथ। एक ऐसा रास्ता बताना है। प्रोग्रेशन पाथ मतलब आप ये काम करोगे, सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां हम बताते हैं कि कैसे आप इन सीढ़ियों को चढ़ोगे, क्या काम करना पड़ेगा तो पहली सीढ़ी पे पहुंचोगे, कितना काम करना पड़ेगा दूसरी सीढ़ी पे पहुंचोगे, दूसरी सीढ़ी पहुंच के कितना पैसा आएगा, तीसरी सीढ़ी पे पहुंच के कितना पैसा आएगा। रिपोर्ट कार्ड है, हर महीने का चेक करना है। 1 साल बाद अगर आपने सब चीजें सही तरीके से की, आप मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की इनकम पे होंगे, राइट। सो ये दो चीजें लेके चलते हैं। अब प्रिडिक्टेबल प्रोग्रेशन पाथ चाहिए क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति कौन से बिजनेस में, कौन सी कंपनी को ज्वाइन करता है हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी व्यक्ति आता है, हमारा पड़ोसी आता है और वो हमें कोई प्लान दिखाता है, हम उसको ज्वाइन करते हैं, राइट। हम एक्सीडेंटल डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ढूंढ नहीं रहे होते हैं, कुछ कुछ चीज हमें मिल जाती है। तो हम कौन सी कंपनी में गए हमें पता नहीं है, हम तो एम्बिशियस आदमी है, हम ढूंढ रहे हैं जिंदगी में कुछ। कोई आदमी क्रिप्टो करेंसी भी हमें बताएगा, शायद हम उसमें भी चले जाएंगे अगर मुझे जानकारी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की। तो वही चीजें हमने देखनी है कि पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए मैं सही कंपनी में हूं भी या नहीं हूं, राइट। अगर सही कंपनी में चले भी गए तो कौन सी टीम में हूं, ये भी हमारे हाथ में नहीं है।
कोई व्यक्ति बहुत अच्छे लीडर के साथ चला जाता है जो उसको फटाफट ग्रो करवाता है, कोई व्यक्ति ऐसे किसी थोड़े से कम पैशनेट आदमी के साथ बिजनेस में आ जाता है जो उसकी ग्रोथ रेट भी उसी हिसाब से कम हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति बिजनेस में आए, जिस भी कंपनी के अंदर आए, उस कंपनी में उसके पास एक सीधा सीधा सच्चा रास्ता हो जिससे उसकी अपलाइन पे डिपेंडेंस ना रहे। उसको पता हो कि यार क्या काम करके हम कहां पहुंच सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से हम उसको बता सके। तो ये ओवरऑल विजन हम लेके चलते हैं। जरूरत क्यों है डायरेक्ट सेलिंग की? जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग का। यूएसए 2.5 लाख करोड़ करता है 40 करोड़ की पॉपुलेशन से। चाइना, जापान और कोरिया जैसे छोटे छोटे देश, कोरिया हमसे अगर एरिया वाइज देखें तो हमारे सामने कहीं नहीं टिकता, वो पॉपुलेशन वाइज देखें हमारे सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन हमसे 5-5 गुना सेल करता है। हम 20,000 करोड़ पे खुश हुए हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ पॉपुलेशन के साथ। राइट? बहुत पोटेंशियल है। अभी इनटेक हमारा थोड़ा कम है, हम उस रेंज में पहुंचे नहीं है जहां पर लोग जिन लोगों के पास पैसा है या जो लोग वैसे ही लाइफ में सक्सेसफुल है, उन लोगों को हम प्लान ही नहीं दिखाते। हम उन लोगों को प्लान दिखा रहे हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ। और हम ये भूल जाते हैं कि यार जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो कुछ नहीं किसी रीजन से नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई नहीं की लाइफ में, जिस व्यक्ति ने कोई जॉब नहीं की लाइफ में, है ना, जिस व्यक्ति ने कुछ और काम नहीं किया, जो आज तक असफल है जिंदगी के अंदर, वो डायरेक्ट सेलिंग में आके सफल कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताइए। राइट? जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है ना, कुछ बोलते होंगे आपको, जी ये कुछ नहीं करता, इसको अपने साथ लगा लो। आप बोलो जी इसको अपने साथ रखो, क्योंकि अगर ये अभी तक कुछ नहीं कर रहा है तो यहां भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कुछ ना करना एक आदत है। जैसे काम करना एक आदत होती है, वैसे कुछ ना काम ना करना भी एक आदत होती है। और वो व्यक्ति यहां भी कुछ नहीं करेगा। राइट? तो अच्छे लोगों को बिजनेस में लेके आइए। अच्छे लोग लाने मुश्किल है, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत आसान है। मैं जनरली ये बोलता हूं कि जिन लोगों को प्लान दिखाने से डर लगे ना आपको, उन लोगों को प्लान दिखाइए आप। क्योंकि आप देखना फिर वो लोग आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाते हैं। उनको लाना मुश्किल है, उनके साथ बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान है। राइट? करियर प्रोग्रेशन, साइंटिफिक डिजाइन, ये हमने काफी सारी बातें कर ली। शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में 1 मिनट बता दूं। नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी रैंकिंग्स है, सब उसको नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोलती है। और इसके पीछे भी मैं रीजन बता दूं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं। आप देखोगे एलपीयू, सीयू, नाम क्या लेने हैं चलो यूनिवर्सिटीज के, लेकिन बिजनेस हाउसेज हैं, मतलब जो बिजनेसमैन है जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। शूलिनी यूनिवर्सिटी बिजनेसमैन ने नहीं बनाई है। शूलिनी यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? प्रोफेसर ने बनाई है, एक रिटायर्ड वाइस चांसलर ने बनाई है। और किस लिए बनाई है? पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई है। उन्होंने इसलिए बनाई है, वो बोलते हैं यार मेरे जो छोटे शहरों के लोग हैं उनको तो अच्छी एजुकेशन मिलती नहीं है। और उन्होंने बोला जो Tier 2 Tier 3 सिटीज के लोग हैं उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म अफोर्डेबल रेट्स में मैं कहीं पर बना सकूं, इसके लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, अच्छी रिसर्च करने के लिए। इसीलिए नंबर 1 बन गई। 16 साल के अंदर नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान की। NIRF, NAC जो भी देखो सब में अच्छे रैंक्स है। शूलिनी यूनिवर्सिटी एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। अब तो कॉन्क्लेव खत्म हो गया, अगले साल कॉन्क्लेव में हो सकता है किसी ने आप में से रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो बहुत वेलकम है। अदरवाइज अगले साल जब भी होगा तो करवा लेना, है ना, या शूलिनी यूनिवर्सिटी कभी देखने आना। कोर्सेज हम क्या दे रहे हैं? एमबीए डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन, बीबीए डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन। एमबीए 2 साल की होती है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है। बीबीए 3 साल की होती है, +2 पास चाहिए होता है ना। और सारा का सारा 100% ऑनलाइन हम करवाते हैं इसको। इसमें कुछ भी आपको शूलनी आने की जरूरत कभी नहीं है। अगर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वहां पर आपको शूलनी में आके आपको समझ में आएगा कि एक ऐसी जगह जहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है वो कैसी होती है ना। जैसे मीटिंग्स में जाते हैं ना, हमारे लिए मीटिंग मंदिर के समान होती है। वहां की पॉजिटिव वाइब, आपके जैसे सोचने वाले पॉजिटिव लोग वहां पर मिलते हैं। वहां जाके वैसे ही आदमी एनर्जी से भर के आता है। शूलनी में भी हम जाते हैं तो शूलनी में भी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपको लगेगा आप किसी यार एक बड़े कोई आश्रम में आ गए हो, किसी ऋषि मुनि के। मैं तो आपको सच बताता हूँ, ऐसी वहां पर भावना आती है हमें, है ना। तो जबरदस्त कोर्सेज है। डायरेक्ट सेलिंग पे पहली बार स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होती है। कोर्स वर्क में हम क्या करवाते हैं? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ बताते हैं। जो 99% लोगों को नहीं पता है वो हम बताते हैं वहां पर, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या नहीं है, क्या रूल्स हैं। सेल्स के बारे में बताते हैं। इंडस्ट्री लेजेंड्स के साथ हम टेस्टिमनीज करवाते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट है, उसमें पूरा का पूरा हम बताते हैं। 14 घंटे तक मैं वो अपना पूरी पीएचडी का थीसिस बताता हूँ कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अलग सब्जेक्ट है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब ये पूरे अगर आप सही तरीके से काम करो
तो सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो 99% लोगों से ज्यादा समझ होगी आपको डायरेक्ट सेलिंग की। जो डायरेक्ट सेलिंग में है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनमें से 99 मतलब आप टॉप 1% में होंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी से भी बात कर सकोगे, है ना, और पूरे गर्व के साथ बात कर सकोगे। हम पढ़ाते क्या है, सबसे पहले तो हम यही पढ़ाते हैं कि पॉन्जी स्कीम और जेन्युइन कंपनी में क्या डिफरेंस होना चाहिए, कैसे हम पता लगाए। दो चीजों से मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि हम क्या पढ़ाते हैं। आपने अगर समझना है कि एक स्कीम में और एक अच्छी कंपनी में क्या फर्क है, दो सवाल अपने आप से पूछिए। वैसे तो इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, हम पूरा इसका 1 सवा घंटे का लेक्चर लेते हैं कि क्या क्या चीजें डिफरेंशिएट करते हैं। सिंपल बातें अपने आप से पूछने हैं कि जो प्रोडक्ट ये कंपनी मुझे दे रही है, क्या ये प्रोडक्ट मैं बिना अपॉर्चुनिटी के भी इस प्राइस पे खरीदूंगा। क्या पूछना है कि क्या इस प्राइस पे, इस रेट के ऊपर इन प्रोडक्ट को मैं बिना अपॉर्चुनिटी के खरीदूंगा। अपॉर्चुनिटी मतलब बिजनेस प्लान। अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं मिल रहा होगा, कहीं दुकान पे मिल रहा होगा इस रेट के ऊपर ये प्रोडक्ट, तो क्या मैं खरीदूंगा। सिंपल सवाल अपने आप से पूछना है ना। तो अगर तो इसका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब आप सही कंपनी में, राइट। अगर आपका, इसका मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हम भी प्रोडक्ट, उन्होंने बस ऐसे नाम के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, है ना, मतलब 3,000 रुपए की, 4,000 रुपए की कॉफी मिल रही है। आप बताओ यार, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो क्या आप 4,000 रुपए की कॉफी अपने घर के लिए खरीदोगे, है ना। अपने आप से पूछना है। कोई रिस्ट बैंड होते हैं, पता नहीं क्या क्या बांटते हैं, ये 10,000 रुपए का जी आपका ये बॉटल है, इसमें पानी पियोगे आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। यार तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आपको, अगर पानी पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, है ना। तो नोबेल प्राइज तो मिला नहीं है उनको। इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो, उन्हीं की वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है। तो पूछना क्या सवाल है कि क्या इस प्रोडक्ट को मैं बिना अपॉर्चुनिटी के इस रेट पे खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। दूसरा सवाल ये पूछना है कि कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, कंपनी है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सरकार की कोई रेगुलेशन, वट एवर इज पॉसिबल, राइट। अगर कल को कंपनी कल बंद हो जाती है तो आपके दरवाजे पे कोई आपका गला पकड़ने तो नहीं आएगा व्यक्ति। आपकी क्या लायबिलिटी है, ये अपने आप से पूछो, है ना। अगर आपने किसी के 2-2.5 लाख रुपए लगाए हैं तो पहले तो वो बोलेंगे नहीं नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर चली भी जाएगी तो मेरा रिस्क है। लेकिन जब जाएगा ना पैसा तो आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। अब हम आरसीएम के लोग हैं, आरसीएम के अंदर आप मान लो कल को भगवान नहीं करे, आरसीएम तो खैर कभी ऐसा हो नहीं सकता, पर मान लो एक लिए हाइपोथेटिकली कि भाई आरसीएम बंद हो जाती है, आपके दरवाजे पे कौन है, कुछ नहीं यार, साबुन तेल पेस्ट लिया है, मसाले लिए हैं, दालें लिए हैं, वो तो घर में यूज कर लेगा उसको व्यक्ति। आपको कौन पूछने आने वाला है उसको, कोई आपने किसी की जिंदगी तो नहीं खराब कर दी, है ना। तो ये जरूर पूछना है अपने आप से। अगर इन्हीं दो बातों से आपको 99% आपको फर्क पता लग जाएगा। कुछ एक और चीजें होती हैं जो कि महीन फैक्ट होते हैं, वो हम कभी और बात करेंगे, पर इन दो सवालों से भी बड़ी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये चार्ल्स पॉन्जी हैं भाई साहब, इन्होंने, इनके पीछे ये पॉन्जी स्कीम नाम हम देते हैं। 1920 में इन्होंने यूएस में स्कीम चलाई थी। कई बार हमें पता नहीं होता पॉन्जी क्या है, तो मैंने फोटो लगाई, आप शक्ल से ही देखोगे, शक्ल से ये ठग लगते हैं भाई साहब हमारे। तो ये जो चार्ल्स पॉन्जी है, 1920 में इस व्यक्ति ने, इसके दिमाग में खुराफात आई, इसने बोला कि भैया 45 दिन में पैसा आप अपना 1.5 गुना करो, 90 दिन में पैसा डबल, है ना। और इसके चक्कर में बड़े लोग फंसे, और उस समय के हिसाब से भी इसने तकरीबन 10-15 लाख करोड़ का चूना लगाया वहां पर, और बाद में खैर पकड़ा गया वटेवर। लेकिन ये व्यक्ति था जिसने पॉन्जी स्कीम्स की शुरुआत की, मतलब मनी सर्कुलेशन स्कीम्स की, राइट। थोड़ा सा हिस्ट्री से इसको रहने देते हैं। किसके लिए ये बीबीए एमबीए प्रोग्राम्स है, आप लोगों के लिए है। कई बार हमें लगता है औरों के लिए है, औरों के लिए नहीं है, हमारे लिए है ना। कई बार डायरेक्ट सेलिंग में एक और चैलेंज ये है कि हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा ज्ञान है, हर व्यक्ति को लगता है कि उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इतना अथाह, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, आपको पता है कि एमवे के अंदर एजुकेशन सिस्टम खूब ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता था कि यार किसी को मेरे बराबर पता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। हमने मतलब, मेरे पास किताबें सीडियां इतनी थी, आज भी अभी भी मेरे पास एक इतना बड़ा एक बोरी भरी हुई है कैसेट्स की। और किताबें तो खैर मेरे पास अपनी लाइब्रेरी है, 300-350 किताबों की। किताबें तो हम पढ़ते ही पढ़ते थे, सीडी बुक्स पता नहीं कितनी थी, और ऐसा लगता था भरा हुआ है हमारे अंदर, मेरे साथ कोई बात नहीं कर सकता था डायरेक्ट सेलिंग की। और जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की और रिसर्च पेपर पढ़े तो मुझे समझ में आया कि यार हमें कुछ नहीं पता है अभी, है ना। तो जो हमें नहीं पता है वो नहीं पता है, जो रिसर्चर्स ने करके रखा है वो बाद में समझ में आता है कि क्या है। तो हमें जो नहीं पता है वो नहीं पता है बेसिकली। तो किसके लिए, अपने लिए है यार। आपकी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को करोगे भी, सीखने की कोई एज नहीं है।
इस कोर्स को करोगे भी तो इस कोर्स के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री की वो 100% बढ़ जाएगी, खूब अच्छी बढ़ जाएगी। क्या क्या मिलेगा इससे? एक तो यूजीसी की डिग्री है, क्रेडिबिलिटी मिलती है, आप किसी से भी बात करोगे तो ऑब्वियसली आप सर्टिफाइड जब होंगे, यूजीसी सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर होंगे तो बात थोड़ी सी डिफरेंट होती है, नॉलेज होती है आपके पास, और सेल्फ इमेज बढ़ जाती है। मैं इस लाइन को बड़ा पसंद करता हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर की लाइन है। खुद उन्होंने मल्टीपल पीएचडीज की थी। वो बोलते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इतनी जबरदस्त ये लाइन है कि जिस दिन आदमी के अंदर नॉलेज होती है ना, जब शिक्षा होती है, विद्या होती है आदमी के अंदर, उसके सामने फिर कोई नेगेटिव बात नहीं कर सकता, राइट? तो सेल्फ इमेज बढ़ जाती है। और डिग्री करने के बाद हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में हमसे पढ़ाई की है और थोड़ा सा नॉलेज लिया है, तो वो जब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की तो अलग लेवल पे बात करते हैं। इंडस्ट्री के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये जो हम एक छोटा सा यज्ञ कर रहे हैं इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इसमें आपकी एक छोटी सी आहुति होगी, है ना? क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग में यूनिवर्सिटी तो बिना डायरेक्ट सेलिंग के भी खूब बढ़िया कर रही थी, और हमें अगर यूनिवर्सिटी में वो चला के रखनी है तो मुझे एडमिशन चाहिए, राइट? मतलब सिंपल बात है ये। यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई आगे चले या नहीं चले। जिस चीज में एडमिशन आएंगी उनको वो चलाते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन आजकल बंद होगी तो उन्होंने बंद कर दिया। तो ये भी हमें समझना पड़ता है कि यार यूनिवर्सिटी के अपने खर्चे होते हैं, और अगर डायरेक्ट सेलिंग को हमने आगे लेके चलना है तो हमें इसमें थोड़ा बहुत जो भी हमारी होती है वो होना चाहिए। उसकी वैल्यू क्या होगी ये तो मैंने आपको बता दिया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि समझ में आए कि यार डिग्री बेचने आ रहा है या कोर्स बेचने आ रहा है, तो नहीं बेचने आ रहा हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ। बिना जब मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी पढ़ाता था या नहीं, बड़ा 10-12 साल मुझे लगे। पहले एक छोटा सा सब्जेक्ट मैंने वहां पर इंट्रोड्यूस किया, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र किया। फिर करते 10 साल की जर्नी रही जब मैं कोर्स को इंट्रोड्यूस कर सका, है ना? वो कैसे कैसे हुआ, यूनिवर्सिटी का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे करने दिया ये। अदरवाइज नहीं करने देता कोई भी इस तरीके के डायरेक्ट सेलिंग जैसी एक इंडस्ट्री के लिए जिसमें कई बार कंट्रोवर्सीज होती रहती है। सब लोग कंट्रोवर्सी से किनारे रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने करने दिया, इसका मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ। कुछ एक यूनिवर्सिटीज मुझे अब अप्रोच करती हैं कि यार आप हमें बताओ, हमने भी स्टार्ट करनी है। तो मेरा यही सपना है कि आने वाले समय में 50 यूनिवर्सिटी, 100 यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू करे। और जिस दिन ये हो गया ना, जिस दिन आदमी इंफॉर्म्ड डिसीजन लेके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएगा, आप देखना कि डायरेक्ट सेलिंग कहाँ की कहाँ जाती है। जब व्यक्ति समझ के, सोच समझ के, अच्छी तरह से परख के, जिस कंपनी को चूज करके कि यार मेरे लिए कौन सी कंपनी सही है। अब जैसे कई बार लोग बोलते हैं जी मेरी कंपनी बढ़िया, मेरी कंपनी बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब किसी के लिए एक कंपनी अच्छी है, किसी के लिए दूसरी कंपनी अच्छी है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई, अब आरसीएम है, एक तरफ को आप लो ओरिफ्लेम है ना, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा की कंपनीज है। आरसीएम में कंपनीज, आरसीएम का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग लेवल पे काम कर सकता है। ओरिफ्लेम का आदमी जो जो ओरिफ्लेम में काम करेगा वो शायद आरसीएम में ना कर सके, जो आरसीएम में काम करेगा वो ओरिफ्लेम में नहीं कर सकता, वो नहीं लेगा 600-700 रुपए की क्रीम, राइट? ये वैसे ही होता है। देखो जैसे सर्फ एक्सेल होता है, सर्फ एक्सेल और जो एरियल है वो सबसे प्रीमियम कैटेगरी वॉशिंग डिटर्जेंट्स है ना। उसके बाद मिड कैटेगरी आती है, रिन आता है, टाइड आता है। उसके बाद जो इकोनॉमी सेगमेंट आता है, व्हील आता है, घड़ी डिटर्जेंट आता है। तो जो घड़ी डिटर्जेंट वाला व्यक्ति है वो एरियल नहीं लेगा, जो एरियल वाला व्यक्ति है वो यार घड़ी डिटर्जेंट नहीं लेगा। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी कुछ नहीं पता है। आपके लिए कौन सी सही है आपको चूज करनी है वो, है ना? तो आदमी जब चूज करके आएगा उसके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, है ना? और उस दिन डायरेक्ट सेलिंग, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर सही चीजें जिस तरीके से चल रही है वैसे ही चलती रही, 2030 तक हम टॉप 5 कंट्रीज में तो एटलीस्ट होंगे। अभी 11वें नंबर पे टॉप 5 कंट्रीज में एटलीस्ट होंगे ही होंगे। और आने वाले समय में वो भी कभी ऐसा नहीं है टॉप 3 में भी होंगे, टॉप 1 में भी आ जाएंगे। यूएस को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं, इतना पोटेंशियल हिंदुस्तान के अंदर है, राइट? ये एक फोटो है, अगर आप चाहो तो इसको क्लिक करके रख सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है, एडमिशंस के हेल्पलाइन नंबर है। फोटो क्लिक कर लो, ये क्यूआर कोड है, इस पे आप जाओगे, इसको स्कैन करोगे तो एक मतलब फॉर्म खुल जाता है जिसमें क्वेरी जनरेट होगी, और यूनिवर्सिटी से वापस आपको कॉल बैक आ जाता है। अगर किसी ने एडमिशन लेना हो, कुछ भी किसी तरीके का किसी को दिलवाना हो, तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट यार वर्ड स्प्रेड करो थोड़ा सा, है ना? और अगर आपको समझ में आई है बात की एजुकेशन क्यों जरूरी है,
तो अपने आसपास में हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तो करवा रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई क्यों नहीं करवा सकते? और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मतलब डिग्री कर रहा है नॉर्मल, जो रेगुलर डिग्री कर भी रहा है, तो उसके साथ भी यूजीसी बोलती है कि एक आप ऑनलाइन डिग्री साथ में कर सकते हो, तो दो डिग्रियां साथ साथ की जा सकती हैं। एक ऑफलाइन कर ली, ऑनलाइन कर ली, बीटेक अगर कहीं से करवा रहे हो आप, तो साथ में इसको करवा लो बीबीए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, है ना, ये भी की जा सकती है। और अगर सोचते हो कि यार डायरेक्ट सेलिंग में इतना विश्वास है आपको कि भाई डायरेक्ट सेलिंग है एक सही ऑक्यूपेशन, जैसा मुझे है विश्वास, तो इसके अंदर करवाओ आप, है ना। मतलब पढ़ के लिख के समझ के जब डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड करेगा आदमी, 1-2 साल के अंदर आप देखना कि वो कहां से कहां पहुंचता है, वो रिजल्ट आपको खुद खुद ब खुद दिखाएंगे, राइट। सो नियत में बरकत है, अच्छा काम करते हैं, भगवान साथ देता है, हमारा साथ अभी तक दिया बहुत सारी जगहों पे। दुनिया भर में एक न्यूज़लेटर जाता है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें भी सेडसा का जिक्र हो चुका है। उसमें भी उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा रही है, जो हमारे लिए बड़ी बात थी। ग्रेटिट्यूड है, शूली यूनिवर्सिटी का धन्यवादी रहता हूँ, एफडीएस से, आईडीएस से, फिटसी, एडसी, सब ने सपोर्ट किया। सूर्य यूनिवर्सिटी तो बड़े भाई की तरह है, उन्होंने तो हर जगह सपोर्ट किया। और वही जब भी कब हम कुछ अनाउंस करते हैं, सबसे पहले उन्हीं के चैनल पे करते हैं, ये हमारी एक रिवाज बन चुकी है ना। और वैसे ही हमने किया। बहुत सारे लोग, कंपनी ओनर्स, जो भी व्यक्ति, चाहे वो कंपनी ओनर हो, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी से हो, जिससे भी हम कभी बात करते हैं, वो हमेशा सपोर्टिव रहा। तो धन्यवाद ही हैं हमेशा से भगवान के। और आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत आनंद आया आप लोगों से बात करके। आपको कितना आनंद आया मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं अपने पैशन की बात करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है ना। और मैं ये मानता हूँ कि अ, एक अच्छे तरीके से कुछ, एक अच्छे, कुछ नेक नियति के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जब भी आप ऐसा करते हो, तो हमेशा बरकत मिलती है, हमेशा भगवान सपोर्ट करता है, हमेशा लोग सपोर्ट करते हैं। सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि आप अपने फायदे की बात कर रहे हो या उनके फायदे की बात कर रहे हो। निस्संदेह मैं आपको बता सकता हूँ कि अ, हम तो हमेशा डायरेक्ट सेलर्स के फायदे की बात करते हैं। मेरा जिंदगी में हमेशा एक असूल रहा, मैं सारी कंपनी के ओनर्स को जानता हूँ आज ऑलमोस्ट, और मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि डायरेक्ट सेलर सक्सेसफुल हो। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलर सक्सेसफुल होगा, तो कंपनी भी सक्सेसफुल होगी, कंपनी सक्सेसफुल होगी, इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी, इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी, रेगुलेटरी बॉडी जो भी चीजें और काम करती हैं, सब सक्सेसफुल होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने डायरेक्ट सेलर को सफल बनाना है ना। वही कोर, एक वही जिंदगी का एक कोर मकसद लेके चलते हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इतने समय तक सुना। मधु जी, आपका भी धन्यवाद यहाँ पर पहुंचाने के लिए। बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पूरा सेशन, नॉर्मली मैं स्टूडेंट हूं ना सर, तो हम लोगों को बोला जाता है कि एजुकेशनल सेशन जो होता है वो बोरिंग होता है, लेकिन ये सेशन इतना इंटरेस्टिंग रहा। वो बस इस नंबर से देख सकते हैं कि जब तक आपका सेशन चलता रहा सर, 3-4 सेकेंड के लिए भी 500 से कम नहीं हुआ। वो सेशन हमेशा फुल पैक रहा। तो थैंक यू सो मच सर इस अमेजिंग सेशन के लिए, और खासकर हम डायरेक्ट सेलर को ये बताने के लिए कि हम लोग और ग्रोथ कैसे करें। ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जो एक नंबर आने चाहिए वो नंबर नहीं आ रहे हैं। तो वो ग्रोथ की दिशा दिखाने के लिए, इस एजुकेशन को लेके आने के लिए, ये बीरा उठाने के लिए, हम सभी को ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं दिए, हमारे साथ में खड़े रहने के लिए। हमेशा बोलते हैं, आज तबीयत खराब थी, मुझे भी नहीं पता था और आपने बताया भी नहीं, तबीयत खराब था फिर भी आप आज आके सेशन लिए। और सच में बता रही हूँ सर, मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार ये 1000 वाला सेशन रखना चाहिए था, क्योंकि जब आपका